हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूमिंग ब्रेन्स। तो आप अभी जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इस चैनल पर नए नए हों। तो मैं बता दूं कि ब्लूमिंग ब्रेन्स पर पहले बहुत सारी वीडियोस डाली गई हैं, लेकिन आज से जो वीडियोस डाली जा रही हैं वो क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश की वीडियोस डाली जा रही हैं। उसके बाद बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी। अभी हमारे इंग्लिश की वीडियोस आ रही हैं, फिर सोशल साइंस की वीडियो आएंगी, फिर मैथ्स की आएंगी, फिर साइंस, देन हिंदी की। ठीक है, तो अभी आपका 2021 चल रहा है। अभी मैक्सिमम लोगों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा 10th का। तो 2022 की प्रिपरेशन के लिए अभी हमारे पास एक साल, भरपूर एक साल है, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी समय है, जो कि अभी एक साल हमारे पास है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे इन अ ग्राफिकल वे, एनिमेशन के तौर पे, इमेज के तौर पे, ताकि कहानी को आपको बार बार पढ़ना ना पड़े और बार बार उसके ऊपर रिवीजन ना करना पड़े। आप ब्लूमिंग ब्रेन्स के वीडियोस को देखिए, वहाँ पे देखिए कि किस तरीके से चीज़ों को समझाया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को आसान करके बताया जा रहा है। तो आपको तब चीज़ें समझ में आएंगी कि कहानी को माइंड में रखना कितना आसान है और उसको बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ों को समझने में आसानी हो और उन्हें एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत ना पड़े। अरे मेरा अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब हम चीज़ों को कैसे टैकल करें, कैसे रिवाइज़ करें, कैसे क्या करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ने को बहुत ज़्यादा चीज़ होती हैं। तो चलिए इस नए सफ़र को शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के सारे सेशंस को हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 1 है और उस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग, ये चैप्टर का नाम है। द पेस फॉर लिविंग का मतलब क्या हो गया? जीवन के लिए गति, जीवन के लिए रफ्तार। ये चीज़ हम सिंपल वे में बोल सकते हैं, जीवन के लिए रफ्तार। द पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है गति और लिविंग का मतलब हो गया जीवन। ठीक है, तो आइए इसके नॉवलिस्ट के बारे में जानते हैं कि इस प्रोज को किसने लिखा है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आर्ची हचिंसन ने इस प्रोज को लिखा है, जो 1907 से 1975 तक रहे। 1907 में उनका जन्म हुआ, 1975 में उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। क्या थे ये? ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने इस प्रोज के थ्रू आज के मॉडर्न ज़माने के वे ऑफ लिविंग को, वे ऑफ लिविंग का मतलब हो गया कि जीवन के जीने के तरीक़ों को कितने नए अंदाज में, कितने गतिशील अंदाज में लोग जी रहे हैं, उस चीज़ को व्यक्त किया है इस प्रोज में। अगर सिंपल वे में हम लोग देखें तो इसमें जो आर्ची हचिंसन जो हैं, उन्होंने ये व्यक्त किया है कि कैसे कैसे जीवन के इस तेज़ रफ्तार ने, जीवन के इस फास्ट पेस ने, जीवन की इस तेज़ रफ्तार ने लोगों के नॉर्मल ज़िंदगी पर कितना प्रभाव डाला है, कि लोग पहले कितने सुकून से जीते थे, लेकिन अब कितना बहुत ज़्यादा उसमें भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है और एक अनावश्यक दबाव जो है वो हर ग्रुप के लोगों के ऊपर आ रहा है। जैसे कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, औरतें हो गई, मर्द हो गए, किसी के ऊपर भी ये एक प्रेशर आ गया है ज़िंदगी को बहुत जल्दी से, मतलब बहुत उसमें एक अलग तरह की चेंजेस आ रही हैं, जिसके बारे में इस प्रोज में बात किया गया है। तो चलिए अब पूरे प्रोज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रोज में क्या जो है हचिंसन साहब बोल रहे हैं, किस तरीके से इन सब चीज़ों को वो यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो
अभी जो हमने बात कही, अगर उसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए, तो ये देखिए, ये अभी आपके सामने जो चीज़ आया, तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि पहले लोग कितने अच्छे से रहते थे, पहले के लोगों की इस ज़िंदगी कितनी स्थिर थी, कितनी स्टेबल थी। लोग अपने काम से आते थे, खाते पीते थे, अच्छी सी ज़िंदगी जिया करते थे। लोगों को उस समय बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बहुत सारी लोग मतलब हर चीज़ को नहीं चाहते थे कि नहीं बस ये मेरा हो जाता, ये मेरा हो जाता। पहले का जीवन जो था वो बहुत आसान था। लेकिन आज के जीवन को देखिए, हर कोई जो है अपसेट है, कोई ना कोई रीज़न को लेकर के, कोई ना कोई वजह से जो है हर लोग अपसेट है। वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, कोई ना कोई हर रीज़न से ही अपसेट है, क्योंकि उनके ज़िंदगी में इतना भागम भाग और दौड़ हो गया है। वो सारी रीज़न है इन सारे चीज़ों को अपसेट होने में, इन सारे चीज़ों को दुखित करने में, क्योंकि ज़िंदगी की रफ्तार जो है वो इतनी तेज़ हो गई है कि उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। दोस्तों, इन शॉर्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लोगों के एक्सपेक्टेशन ने उनके ज़िंदगी को चेंज कर दिया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उनके जीवन की रफ्तार को काफ़ी तेज़ कर दिया है उनके एक्सपेक्टेशन ने। जो कि बात बिल्कुल सही है कि जितना हम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ से कि ऐसा हो जाता वैसा होता, उतना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर आता है, उतना ही ज़्यादा हम सोचते हैं कि उस चीज़ को करने के लिए हम काम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग असफल हो जाते हैं, तो उससे एक मेंटल प्रेशर भी चला आता है। ठीक है, आगे इस प्रोज में हचिंसन ये कहते हैं कि वो एक डबलिन शहर जाते हैं, जो आयरिश कंट्री में पड़ता है। वो वहाँ जाते हैं, उन्होंने वहाँ एक प्ले देखा, और वो प्ले उनकी लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। उस प्ले में जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक बुढ़ा होता है, जो एक मक्के का व्यापार करता है। तो ये रहा डबलिन शहर, जहाँ पे वो गए और इस प्ले को देखा। काफ़ी खूबसूरत सा शहर है। तो वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहता है उस प्ले का, वो एक कॉर्न मर्चेंट रहता है। ठीक है, ये आपके सामने है। और वो जो कॉर्न मर्चेंट रहता है उसको बहुत सारी एंजाइटीज़ रहती हैं। एंजाइटीज़ का बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है उसको, उसका जो हार्ट होता है काफ़ी वीक होता है। ठीक है, और उस ड्रामा में और कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जो कि उसका एक नीफू होता है जो उस पर चीट करता है। नीफू मतलब भतीजा हो गया, वो उसको चीट करते रहता है। और उसकी एक वाइफ होती है जो हर हॉलीडे पर 10 पाउंड जो है वो खर्च करती है, मतलब काफ़ी खर्चीली किस्म की ये औरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये सारी जो चीज़ थी इस बूढ़े व्यापारी के लिए काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि इसका जो भतीजा था इसके ऊपर चीट कर रहा था, इसकी जो वाइफ थी वो काफ़ी खर्चीली थी। तो एक छोटा व्यापारी के ऊपर इतना सारा टेंशन आ जाएगा तो वो काफ़ी अपसेट रहेगा। उसकी जो जीवन की गति है वो काफ़ी तेज़ हो गई थी, जो कि उसके नॉर्मल लाइफ से कंपेयर नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसको काफ़ी ये चीज़ें ज़्यादा लग रही थी। तो इसी ड्रामा के बीच उन्हें आगे कहा जाता है कि एक हवाई जहाज़ है जो 1000 प्रति मील आवर के स्पीड से वो उड़ान भरता है। ठीक है, तो वो ये सोच लेता है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो ये सोच लेता है कि जो एरोप्लेन है वो उसका जो रफ्तार है वो तो काफ़ी तेज़ है, मेरा जो प्रॉब्लम है उससे कहीं ज़्यादा, मेरा प्रॉब्लम जो है उससे कहीं ज़्यादा कम है। तो ये एक दूसरे वे ऑफ मैनर में इस चीज़ों को यहाँ पे बोलता है। और ये सुनकर जो है हचिंसन साहब जो हैं बड़ी उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और इस हवाई जहाज़ वाले वाक़या से ये निकल के आता है कि जो बूढ़े को अपनी जीवन की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ वो हवाई जहाज़ की रफ़्तार जो है वो तेज़ लगती है, क्योंकि उसको अपना इसके आगे दुख कम लगने लगता है। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें जो हमारे हचिंसन साहब हैं वो कहते हैं कि फिर आगे हचिंसन साहब कहते हैं कि ये एरोप्लेन वाली लाइन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उस बूढ़े इंसान का ये कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल इर्रिलेवेंट था, मतलब कोई उसका मेलजोल ही नहीं था उसके सिचुएशन से।
तो इस शिकायत से उसके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं था। जाहिर सी बात है वो किस बात को किस चीज़ से रिलेट कर रहा था। फिर हचिंसन कहते हैं मुझे इस चीज़ से हंसी भी आई, लेकिन मेरे लिए एग्जाम्पल भी बना कि कैसे आयरिश लोग सूक्ष्म बातें तक पहुंचने का असाधारण तरीका अपनाते हैं। और फिर हचिंसन कहते हैं आपने देखा ना उस बेवकूफ़ बुद्धू का क्या अर्थ था कि वो किस चीज़ को किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। उसे हवाई जहाज़ की गति बहुत तेज़ लगती है, लेकिन उसे अपने जीवन की गति का एहसास नहीं है कि उसके जीवन की गति और उस हवाई जहाज़ की जीवन की गति में कोई एक रिलेशन ही नहीं है। तो इसके बाद हचिंसन साहब कहते हैं कि मुझे भी गति पसंद है। हचिंसन फिर आगे बोलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि मुझे भी जो है गति पसंद है, लेकिन तब जब वो मेरी कार ना हो और मैं उसे खुद ड्राइव करूं, वो भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो जाहिर सी बात है इनका कहने का मतलब है कि वो चीज़ मेरा ना हो, वो किसी दूसरे का हो, लेकिन मैं खुद ड्राइव करूं उस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। उन्हें ये भी कहना पसंद आता है जो हचिंसन साहब होते हैं कि उन्हें लंदन में डिनर करें वो, उसके बाद वो न्यूयॉर्क में वो लंच करें, लेकिन इसके दरमियान जो ट्रैवलिंग होगी वो एक नेचुरल फील को ख़त्म कर देगा। तो हचिंसन साहब न्यूयॉर्क और लंदन वाली बात को इस तरह से रिलेट करते हैं कि आपको ये मज़ा उस ट्रैवल में नहीं आएगा जो आप लंदन से फिर न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ आएंगे, तो वो यात्रा का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा जो कि आपको एक ग्रामीण बस जो होता है समरसेट और स्पेन के जो ग्रामीण बस हैं उनमें सफ़र करके जो मज़ा मिलेगा वो इस सफ़र में तीव्र गति वाले चीज़ों में सफ़र करके नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक जो नेचुरल फील होता है वो तो उसमें आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ड्रामा की तरह प्रेजेंट होगा। और हचिंसन कहते हैं कि ये एक खुशी है हमारे लिए जो कि हमारे पूर्वजों को नहीं मिल पाया। पहले के लोगों के पास क्या था, लोगों के पास इतने सारी सुविधाएं नहीं थी कि वो एरोप्लेन से जा सकें या फिर पानी वाले जहाज़ से जा सकें कहीं भी। बहुत पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं कि लोग कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी देश में घंटों में पहुँच सकते हैं, वहाँ से अपना काम करके लौट भी सकते हैं। और उसी चीज़ों को वो चीज़ हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, और उसी चीज़ को आज हम लोग खुशी खुशी अपना रहे हैं और हम आज इसके दीवाने हैं। और इसके बाद हचिंसन बोलते हैं कि मैं बताऊंगा ये गति अनफ्रेंडली हो जाती है जहां हमारी मानसिक गतिविधि जो होती है मशीनों के गति के अनुसार करने लगती है, तब जाकर ये हमारे लिए अनफ्रेंडली बन जाती है। ठीक है, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट पैरा। तो इसमें हचिंसन बोलते हैं धीमी गति से सोचने वाले समूह से ही वो आते हैं, मतलब वो भी काफ़ी स्लो थिंकर हैं, वो भी उसी समूह से आते हैं, स्लो थिंकर समूह से। ठीक है, स्लो थिंकर समूह से आते हैं। उनका कहना है कि वो इस तरह के लोग होते हैं कि कोई भी घटना होने के बहुत देर के बाद वो किसी चीज़ को सोचते हैं, या फिर मान लीजिए कि कहीं कोई पार्टी चल रही है, वहाँ पे पार्टी ख़त्म होने के 2 घंटे के बाद वो पहुँच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए हचिंसन बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी स्लो थिंकर हैं। तो उस चीज़ों को एग्जांपल लेते हुए हचिंसन इसमें एक चीज़ को दर्शाए हैं कि अगर मान लीजिए कि इंटेलिजेंस टेस्ट मेरा लिया जाए तो वो एक इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होगा, बल्कि एक हमारे माइंड की स्पीड को जांचा जाएगा, हमारे माइंड की तीव्रता को जांचा जाएगा कि कितने तेज़ से हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कितने तेज़ से उस चीज़ को टैकल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें वो बोलते हैं कि वो जाहिर सी बात है कि उसमें सबसे मेरा कम मार्क्स आएगा, उस चीज़ में मेरा सबसे कम मार्क्स आएगा। और फिर इसी चीज़ को रिलेट करते हुए हचिंसन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात इसमें बोली है कि हम लोग अगर अपने सोचने की क्षमता को अगर तेज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी विकलांगिक महसूस कर रहे हैं अपने आप को एक आजीविका पाने के लिए,
जाहिर सी बात है कि लोग कहाँ से कहाँ सोच रहे हैं और हम जो है कहाँ से, मतलब हमारी जो सोच है वो सीमित रह गई है। तो अगर हम लोग समय के साथ अगर नहीं सोचेंगे तो हमें आजीविका पाने के लिए सच में जो है हम एक विकलांग की तरह महसूस करेंगे कि हर चीज़ होते हुए भी हम सोच नहीं पा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक बुरी चीज़ है। और लोग कितने बड़ी बड़ी चीज़ों को सोच करके कर गुजर गए और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो एज अ स्लो थिंकर हजीजा साहब बोलते हैं कि इस चीज़ को रिलेट करने के लिए मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल भी है। वो काफ़ी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं इस चीज़ को रिलेट करने के लिए। वो बोलते हैं कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने जाता हूँ थिएटर में, तो मुझे एक अपने आसपास बहुत होपलेस फॉग दिखता है जिसमें उन्हें पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो 2-3 मिनट के बाद हचिंसन साहब वो अपनी वाइफ की तरफ मुड़ते हैं, उनको देखते हैं और उनके कान में फुसफुसा करके पूछते हैं कि क्या वो तीनों लड़की पहले कोई सीन चला हुआ होता है, ठीक है, तो उसके बारे में वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या ये तीनों लड़की सेम है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो वो उनकी वाइफ जो है उनके कान में ही जवाब देती है कि नहीं, वो तीनों लड़की वो सेम नहीं है, वो तीनों लड़की अलग अलग हैं। वहाँ पे 3 लड़की होती है, ठीक है। तो एक लड़की जो होती है वो टॉल होती है, टॉल ब्लॉन्डी होती है। ब्लॉन्डी का मतलब हो जाता है जिसके जो बाल होते हैं और हल्के कलर में होते हैं, ठीक है, और आंखें जो नीली होती हैं। और दूसरी लड़की जो होती है वो शॉर्ट ब्लॉन्डी होती है, शॉर्ट ब्लॉन्डी होती है, ठीक है। और तीसरी लड़की जो होती है वो होती है मीडियम साइज ब्रूनेट, मीडियम साइज, ठीक है। तो उनको ऐसे बताने के लिए उन्होंने बोला कि आप इन्हें ABC के तौर पे याद कर सकते हैं। उनकी वाइफ ने हचिंसन साहब को बताया कि आप उन्हें ABC के तौर पे याद कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एक बात और बोला कि अभी जो हीरो है वो है जो इस कमरे में आएगा, मतलब कि मूवी में वो एंट्री लेगा और वो अपने हैट को उतारेगा, ठीक है, वो अपने हैट को उतार के रखेगा। और एक चीज़ वो बताती है कि वो इन तीनों लड़कियों के साथ प्रेम में आ जाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा वो सबसे पहले बी से लव करेगा, वो सबसे पहले बी से लव करेगा, वो फिर उसके बाद सी से करेगा, फिर ए से करेगा। और ये ऐसा होता भी है मूवी में, ये ऐसा होता भी है। तब हचिंसन साहब सोचते हैं कि मतलब कि उनकी वाइफ जो है वो और बाकी लोग जो हैं वो कितने तेज़ तरारे हिसाब से वो लोग आगे के बारे में सोच रहे हैं कि कब क्या होने वाला है, उसके हिसाब से लोग सोच रहे हैं, तब मूवी को समझ पा रहे हैं। और इसी बात पे जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि आपका दिमाग जो है खुद को ट्रेन कर रखा है, किसी तरीके से भी काम कर सकता है, जैसे आप करवाना चाहे वो कैसे भी कर सकता है। वो स्लो भी काम कर सकता है, वो फास्ट भी काम कर सकता है, वो सारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर उसके बाद हचिंसन साहब ये कहते हैं कि मेरे जितने भी आसपास जो लोग बैठे हुए होते हैं वो इतने तेज़ सोच रहे थे, जो कि 30 साल पहले जो लोग थे वो नहीं सोचा करते थे। जो 30 साल पहले का उन्होंने एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये हुआ, वो जो 30 साल पहले का एग्जांपल दे रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि लोग पहले इस हिसाब से नहीं सोचा करते थे जिस हिसाब से लोग आज के डेट में सोच रहे हैं, ठीक है। तो आज के डेट में लोग काफ़ी तेज़ से सोच रहे हैं और ये इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इस पर हचिंसन बोलते हैं कि आपको पता है वो लोग इतनी तेज़ क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो इतनी तेज़ नहीं सोचेंगे, अगर वो इतनी तेज़ फास्ट नहीं सोचेंगे तो दुनिया उन्हें फिर से दोबारा मौका नहीं देगी सोचने के लिए, क्योंकि ये दुनिया जो है इतनी तेज़ तरार हो गई है और इतनी स्पीड तीव्रता में चल रही है कि आपको दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं इन सारी चीज़ों को सोचने के लिए। तो होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छे से आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि हम आपको आपके उस फीडबैक को लेकर के और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात कि आप जो है हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है
ये सारी जो प्रोज हैं, जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वो वहाँ पे आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगी, ताकि अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहें चैप्टर को तो आपको बार बार डिक्शनरी देखने की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के जो हैं वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जो आप डाउनलोड करके आसानी से अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब आप देख सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो उसको भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप उस चीज़ों को आसानी से आप नोट डाउन कर सकें या उसका आप प्रिंट निकाल सकें। आप प्रिंट निकाल करके आराम से रख लें और वहाँ पे आप आगे चल करके जब आपको ज़रूरत हो तब आप उसको रिवाइज़ कर लें। बाकी इस वीडियो के थ्रू मैं समझ सकता हूँ कि आपको लगा होगा कि आपको काफ़ी हेल्प हुआ होगा इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करें, और इससे क्या होगा कि हम भी अपने आप के अंदर जो है एक सुधारने वाली चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे कि और कैसे इसको अच्छा किया जा सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि एक नए अंदाज में पढ़ाई स्टार्ट हुआ है, जो कि हम लोग अधिकतर सीबीएसई या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के चैनल पर ही देखा करते थे, या फिर पेड कोर्सेज़ में देखा करते थे कि एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है या इमेज फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि सारी चीज़ों को अप टू डेट करके रखा जाए, जल्द से जल्द आप तक पहुँचाया जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर करके नोटिफिकेशन बिल को दबा लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।